अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 46 स्टार्ट करते हैं जी, कैफ 1 का। आपको क्वेश्चन बैंक के 3 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे। पहले क्वेश्चन में मिस्टेक है, बस टाइम नहीं मिल रहा था आई कैप की स्टडी टेक्स्ट से इसको सही करने का। ये प्रिंटिंग कॉपी पेस्ट करते हुए आई कैप का सवाल है ना, मिस्टेक हुई है, इसको सही कर लें। नंबर 294। कितने बच्चों ने क्वेश्चन बैंक बोरिंग कॉस्ट के क्वेश्चन बैंक 3 होमवर्क में किए थे? 3 दिए थे। चलें, ये उन्हीं को ही पता लगेगा क्या कह रहा हूँ मैं। तो क्वेश्चन बैंक 1 पे आए। पेज 294 पे थोड़ा प्यार से भी सफ़े पलटे जा सकते हैं, शुरू हो जाते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 में एक तो आप ये लोन के अमाउंट को 5 मिलियन नहीं है, गलत है, इसको 50 मिलियन कर लें। विद अ लोन ऑफ 50 मिलियन, एक ये आपने सही करना है, करेक्शन। ठीक है जी, पहुंच गए जी सब? ये करेक्शन कर लें जी, 50 मिलियन और उसके बाद पेमेंट्स में पहली पेमेंट 25 मिलियन की है, दूसरी 15 मिलियन की है। मसला नहीं है, वरना 5 मिनट का सवाल है ये। बस ये जब आप करके आगे गए होंगे सोल्यूशन पे, आप देखोगे ये क्या हो रहा है, आप परेशान हुए होंगे। बल्कि सवाल सही से हो ही नहीं सकता था, जनरल लोगों का कोई जिक्र नहीं था और पैसे ख़त्म हो जाते थे फ़ौरन। खैर, अब सही हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 है। 1 में और कोई मसला नहीं होगा जी, करके बेशक देख लीजिएगा। ठीक है, और भाई सही है, 5 मिनट लगा के ट्राई कर लेना इसको। बहुत आसान, एमसीक्यू की तरह का सवाल, एमसीक्यू की तरह का सवाल है, छोटा सा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है। ऑन यकम जनवरी 18 सारा लिमिटेड स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एसेट टू मीट द फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स। बोरिंग वाज मेड फ्रॉम 3 डिफरेंट बैंक्स एट द स्टार्ट ऑफ ईयर। तो इसी साल में ये 3 बोरिंग्स हुई हैं। अब इतनी सी बात पढ़ने के बाद जो आइडिया होता है वो ये होता है कि ये स्पेसिफिक लोन्स हैं। कितने बच्चों ने इसे अटेम्प्ट किया था, कि उन्हीं को समझ लगेगी बात। ठीक है, कि उन्हें ये लग रहा होगा, बच्चों को शायद किसी को लगा हो कि सवाल तो खामोश है और इसी साल में लोन लिया है। ठीक है, थोड़ा सा साथ हो जाए बेटा जी। तो इसमें इसको हम स्पेसिफिक लोन कह देते हैं। इसको हम क्या कह देते हैं जी? स्पेसिफिक लोन। लेकिन 2 चीज़ें ऐसी थी जो इसको स्पेसिफिक लोन बनने से रोक रही थी। सबसे पहली और मेन चीज़ तो ये थी कि उन्होंने रिक्वायरमेंट में कह दिया था, कैलकुलेट जनरल वेटेड एवरेज बोरोइंग रेट एंड एलिजिबल बोरोइंग कॉस्ट। तो स्पेसिफिक लोन चाहे 2 चाहे 3 नहीं, 300 भी आ जाए ना, हम कभी भी उनका रेट एवरेज नहीं लेते। वो 3 लोन्स हैं तो तीनों अलग अलग चलते हैं। तो एक तो रिक्वायरमेंट से आइडिया हो गया। सवाल कमज़ोर था, मजबूत सवाल ऐसे झोल नहीं रखता, ऐसे लूप होल्स नहीं रखता। खैर, कमज़ोर सवाल था, बट ठीक है, आइडिया हो रहा है। एक तो रिक्वायरमेंट से पता लग गया कि एवरेज रेट निकालना है तो जनरल लोन ही होंगे। दूसरी चीज़, आपके टोटल लोन्स जो हैं, जो तीनों लिए हैं, उनकी अमाउंट कितनी बनती है? बोले 70, 60 और 180, 180 हज़ार है। और जो कंस्ट्रक्शन पे आपकी टोटल कॉस्ट इनकर हो रही है वो बोलें कितनी है? 65 हज़ार है। तो कंप्लीट भी हो गई है बिल्डिंग। तो इससे भी आ रहा था कि ये लोन सिर्फ इस बिल्डिंग के लिए तो नहीं लिए गए, ओवरऑल लोन ले लिए गए हैं। उसमें से 65 हज़ार बिल्डिंग में इस्तेमाल हो गया है, बाकी पैसे फिर फारिग पड़े हुए किसी और काम के लिए कर लेंगे। तो बस ये चीज़ थोड़ी सी परेशान कुन थी कि ये कौन से लोन है, किसी को शायद ये मसला आया हो। तो ये कौन से लोन्स हैं जी? अब जनरल लोन है तो बाकी तो मसला ही कोई नहीं है। साल के स्टार्ट में लिए थे और कोई रीपेमेंट नहीं है तो ये पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहे, तो ये बन जाएगा आपका लोन आउटस्टैंडिंग भी, ऐसे ही है। फिर ये इंटरेस्ट रेट लगा के आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस निकाल लेना था और इन दोनों को डिवाइड करके जनरल रेट एवरेज रेट जो आ जाएगा उसको डेट ऑफ पेमेंट को पकड़ के रेट लगा देना था और आपकी बोरिंग कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, ओके। तीसरा क्वेश्चन जो है इसमें ना थेरेटिकली था, वैसे ऐसा सवाल अब पूछ ले ज़रा मुश्किल ही है क्योंकि ओपन बुक है। फिर भी आप एक बार इसको रीड कर लीजिएगा, जो सोल्यूशन में लिखा हुआ है, पता तो हो कि ऐसी कोई बात अगर कह दे तो क्या 2-4 बातें हमने लिखनी होती हैं बोरिंग कॉस्ट के बारे में। ठीक है ना, ओके। बाकी आज 4 और 5 मैंने होमवर्क में दिया है, इसको नोट कर लें। मैंने खुद भी नहीं पढ़े इनको खुद भी नहीं पढ़ा, देखेंगे फिर।
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये आपके होमवर्क में है आज। उसके अलावा और कोई होमवर्क नहीं है, उसके अलावा सिर्फ बेल वाला सवाल वो मुश्किल पूरा हुआ। मैं एमसीक्यूज बच्चों का आगे बोरिंग कॉस्ट के एमसीक्यूज एंड पे टाइम बचा तो करेंगे, लेकिन बेल वाला सवाल करते करते क्लास ख़त्म हो गई। तफसील से उसको बेल बज गई क्लास की, तफसील से करना ज़ाहिर है, एक अच्छा सवाल है तो उसको करते हैं। फ्राइडे टेस्ट में गवर्नमेंट ग्रांट आ सकता है, बोरिंग कॉस्ट भी पढ़ लिया वो भी आ सकता है, लेकिन गवर्नमेंट ग्रांट कोशिश करूँगा सिर्फ वही टेस्ट हो जाए। असल में रीपेमेंट भी करवानी है, अभी कल का दिन भी इस पर लगा है, वरना तो IS-40 शुरू तो हो जाता ना, तो मैंने IS-40 भी टेस्ट करना था। खैर कोई बात नहीं, IS-40 बहरहाल कल शुरू नहीं हो सकेगा, परसों शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। IS-40 छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स है ना, कहता तो हम यही है 2-3 दिन लगाएंगे, होते भी 2-3 दिन का, लेकिन फिर वैसे ही ना प्रैक्टिस किए जाते हैं। और वो काम वही था सादा वाला जो पहले दिन किया था, वो क्वेश्चन भी छोटे छोटे होमवर्क में दिए थे, मुश्किल नहीं थे, आसान थे, संडे पे जो काम किया। लेकिन बस फिर जब जाएंगे वापस छोटी छोटी 2-4 बातें रहेंगी, वो करने से पहले हम पास पेपर पे आ गए, इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं थोड़ी। ठीक है, चलें जी। IS-20 में ये जो क्वेश्चन है जी, ये कल हमने पढ़ना शुरू किया था, मतलब आपने होमवर्क में लिया था जी। क्वेश्चन है, प्रिपेयर रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स इंक्लूडिंग कंपैरेटिव्स फ्रॉम बेल्स स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर 31 दिसंबर 20 एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन दैट डेट। तो 20 के लिए बनाना है और कंपैरेटिव भी है, तो मतलब 19 के लिए भी बनाएंगे। ठीक है, ओके। अगली बात, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट रिक्वायर्ड, उन्होंने कहा नोट्स मत बनाइएगा। बोरिंग कॉस्ट आर टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मंथ्स। अब तो नंबर ऑफ मंथ्स का भी हमें पता है, ठीक है ना, नंबर ऑफ मंथ्स का मतलब क्या होता है पता है ना, कल टेस्ट की डिस्कशन के बाद कुछ बच्चों को तब पता लगा था। अच्छा जी, चलें जी, अब हमने बनानी है इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। तो पहले ज़रा एड्रेस कर लेते हैं अपनी रिक्वायरमेंट को। बेल, हाँ बेल ईयर्स लिमिटेड, आप पूरा लिखेंगे ना, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम एक्सट्रैक्ट्स है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000 31 दिसंबर 2020 और 31 दिसंबर 2019। इसी तरह से बेल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट्स एज ऑन 31 दिसंबर 2020 और 31 दिसंबर 2019, और फिर इस तरह कुछ वर्किंग्स कर लें। तो इस तरह से रिक्वायरमेंट को एड्रेस कर लेने का फ़ायदा ये होता है कि पूरे सवाल की हर एडजस्टमेंट ना भी आती हो, पासिंग मार्क्स पे भी मिल जाते हैं। हाथ पाँव मार रहे होते हैं ना, तो कुछ ना कुछ फिगर्स जा रही होती हैं। भाई आवाज़ ठीक आ रही है हाइब्रिड में, थोड़ी आवाज़ कम है मेरी, आज सही आ रही है आवाज़? ओके है बच्चों, हाइब्रिड 2 गर्ल्स की क्लास में सही आ रही है? अच्छा, चलें जी। अब हमें इनकम स्टेटमेंट के अंदर आपको पता है हमने एक्सपेंसेस लेने होते हैं, ऐसा ही है। तो एक्सपेंसेस के अंदर आपने चूँकि सवाल किया ही है, इस सवाल में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा, बल्कि ये नहीं लिखते तो तरतीब आगे पीछे भी होती है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस वगैरह आएगा। कल वाले सवाल की डिस्कशन ने यहाँ काफ़ी हेल्प की थी, ठीक है। इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा, डेप्शन एक्सपेंस आएगा, ग्रांट इनकम आएगी, इन्वेस्टमेंट इनकम आएगी, और बैलेंस शीट के अंदर आपके नॉन करंट एसेट्स भी आएंगे और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ भी। आई के अपने स्लूशन में नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में ही रखा था, यहाँ पर सवाल में सारी ग्रांट्स को सवाल में अभी भेजना भूल गया हूँ, 1-2 दिन में सवाल पूछ लूँगा उनसे, ठीक है ना। ये सोल्यूशन में आई के अपने सोल्यूशन में इसको नॉन करंट नहीं रखा हो। चलें, तो नॉन करंट एसेट्स नॉन करंट लायबिलिटीज
इनमें डेफर्ड ग्रांट्स आएंगी, ठीक है जी। उसके बाद करंट लायबिलिटीज़ हैं, और करंट लायबिलिटीज़ में भी हमारे पास एक चीज़ आनी थी सवाल में, बता के भेजा था वैसे, रनिंग फाइनेंस। करंट लायबिलिटी होती है रनिंग फाइनेंस, ठीक है। तो चलें वन बाय वन एडजस्टमेंट्स को देखते हैं। इसलिए मैंने ये फॉर्मेट बना दिया ताकि साथ के साथ हम लिखते भी चले जाएं चीज़ें जैसे जैसे आती जाए, ठीक है। सबसे पहले हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो ज़बानी किया था उसको करके आते हैं। अच्छा बच्चों, आप पेज 221 पे आ जाएं। कभी कभी ऐसा होता है कि गवर्नमेंट पैसे एसेट खरीदने के पैसे देने की बजाय एसेट ही प्रोवाइड कर देती है। नॉन मॉनेटरी ग्रांट यानी कि नॉन मॉनेटरी एसेट रिसीव हो जाए तो क्या करना है। इसके लिए ये एग्जांपल थी क्लास में जिसको हमने थोड़ा सा चेंज भी कर लिया। ज़रा आप भी लिख लें, ज़रा एग्जांपल में कम बातें थी, हमने बढ़ा ली एज यूजुअल। गवर्नमेंट पेज नंबर 222 पे, ज़रा यहाँ से समझ के चलते हैं आगे पे, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट समझाया, बाकी जो यूज़ भी हो रहे हैं ना वो यहाँ से नहीं पढ़ाए, वो डायरेक्ट समझा दिए हैं, फिर किताब में से कल इंशाल्लाह पढ़ा भी दूंगा। गवर्नमेंट ग्रांटेड एंटिटी एंड एसेट ऑन यकम जनवरी 18, मैंने अपने से अज्यूम कर लिया। वी पेड अ नॉमिनल अमाउंट ऑफ 2000, हाउ एवर फेयर वैल्यू ऑफ एसेट इज़ 50,000। आगे फिर मैंने ऐड किया लाइफ ऑफ एसेट इज़ 4 साल डेप्रिसिएशन करने के लिए, ठीक है। और ईयर एंड है 31 दिसंबर 18। पास जनरल एंट्रीज अंडर बोथ ऑप्शंस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 18, ठीक है जी। तो कौन कौन से ऑप्शंस हैं? स्टैंडर्ड कहता है कि अगर आपको कोई एसेट ही इटसेल्फ मिल गया एज अ ग्रांट तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। चाहो तो आप नॉमिनल अमाउंट पर उसको रिकॉर्ड कर लो। नॉमिनल अमाउंट जो आपने थोड़ी सी अमाउंट पे की है, 50,000 वाले एसेट की पेमेंट कितनी की आपने? 2,000 देकर आपको ये एसेट मिल गया है, तो आप इस दिन एंट्री पास करो, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट 2,000 से, ठीक है। तो सही है। और जब एसेट ही 2,000 का है तो आपने लोगों से अपनी खुशी छुपा ली, खुशी छुपा ली आपने। आप क्या दिखा रहे हैं? बस एसेट ही 2,000 का, ठीक है। चलें ठीक है। अब ईयर एंड आएगा तो ईयर एंड पे 4 साल इसकी लाइफ है, तो डेप्रिसिएशन करेंगे, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट करने होगी, तो ये 2,000 का ही एसेट है ना, बोलो। ये मैंने इसलिए 4 साल लाइफ लिख दी, ज़रा अच्छी होगी है ना एग्जाम्पल, ठीक है। डिवाइडेड बाय 4 कितना जी? 500 का एक्सपेंस आ गया। पता ही किसी को नहीं चल रहा होगा कि कोई ग्रांट रिसीव हुई थी। 2,000 का एसेट है, ये बिल्कुल अवेलेबल है ऑप्शन, स्टैंडर्ड ने इसकी इजाज़त दी हुई है। लेकिन स्टैंडर्ड साथ ये भी कहता है अगर चाहो तो फेयर वैल्यू पे भी रिकॉर्ड कर लो। हमने कहा यार हमें ना ये पसंद है, ज़रा बैलेंस शीट में ऐसे एसेट करोड़ों का एसेट लाखों में हज़ारों में क्यों नज़र आए, फेयर वैल्यू पे रखते हैं, रख लो इजाज़त है। तो एसेट नॉमिनल अमाउंट की बजाय फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड किया, और फेयर वैल्यू सवाल के अंदर गिवन थी 50,000, ठीक है। तो जब हमने 50,000 पर इस एसेट को रिकॉर्ड कर लिया तो अगेन कैश तो हमने 2,000 ही पे किया हुआ है। अब बाकी 48,000 रुपये, यही तो वो खुशी है जो नसीब हुई हमें, बात समझ रहे हो। तो फिर डेफर्ड ग्रांट जो कि एक लायबिलिटी होती है वो आपने यहाँ पर स्टैंड कर ली। कितनी सारी आज इनकम में नहीं डाल सकते ये खुशी, क्योंकि ये रिलेट करती है जिस एसेट से उसकी लाइफ 4 साल है, वो 4 साल पे डेप्रिशिएट होकर एक्सपेंस बनेगा, तो ये भी 4 साल पे अमोर्टाइज होकर इनकम बनेगी। लाइबिलिटीज़ को डेप्रिशिएट नहीं कहते ना, अमोर्टाइज कहते हैं, फ़र्क कोई नहीं, वैसे ही बस ना बोलें ये लफ्ज़, ठीक है। अब जब 31 दिसंबर आएगा तो डेप्रिसिएशन के लिए, डेप्शन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेशन क्रेडिट की एंट्री के लिए हमारे पास एसेट कितने पर नज़र आ रहा होगा? 50,000 पे बच्चों। अब एसेट हमारा 2,000 का नहीं है, देख लो एसेट कितने से डेबिट हुआ पड़ा है, 50 से डिवाइड कर देंगे इसको 4 ईयर्स से, ठीक है। तो
ये 4 नज़र आ रहा है आप लोगों को? चले जी, कितना 12,500 से डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। अब चूंकि ग्रांट लायबिलिटी रिकॉर्ड कर ली थी तो सेम बेसिस के ऊपर इसको भी ट्रांसफ़र करो इनकम में, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो डेफर्ड ग्रांट डेबिट, ग्रांट इनकम क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस में। और ये कितनी है हमारे पास इस वक्त? 48,000 की लायबिलिटी रिकॉर्ड की थी, इसमें से डिवाइड बाय 4 करके प्रॉफिट एंड लॉस, सेम बेसिस, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 4 जी। 12,000 से डेफर्ड ग्रांट डेबिट और ग्रांट इनकम क्रेडिट, ठीक है। तो ये है जी हमारे पास अगर नॉन मॉनेटरी ग्रांट रिसीव हो जाए। दोनों ऑप्शन आ गए। मैंने इस एग्जांपल में ना असल में लाइफ नहीं थी तो डेप्रिसिएशन वाली बात ज़बानी करनी पड़ रही थी, तो मैंने लाइफ ऐड करके डेप्रिसिएशन की बात कर ही दी। यहाँ तक को मसला। अच्छा, अब ऐसा भी हो सकता है मिसाल के तौर पे कि वी पेड अ नॉमिनल अमाउंट ऑफ ₹0, कुछ भी ना पे करें, ऐसा भी तो हो सकता है। ऐसी सूरत में भी स्टैंडर्ड कहता है 2 ही ऑप्शन अभी भी आपके पास। नॉमिनल अमाउंट पे रिकॉर्ड करो तो कितने पे? 0 पे ही, यानी रिकॉर्ड ही मत करो इजाज़त। और अगर चाहो फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना तो कर लो। अब फेयर वैल्यू कितनी है? 50। कैश 1 रुपया भी नहीं दिया तो सारे का सारा ही 50 फिर क्या बन जाएगा? डेफर्ड ग्रांट। तो फिर एंट्री बनेगी एसेट डेबिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट। और फिर जैसे जैसे एसेट डेप्रिशिएट होगा वैसे वैसे ये ग्रांट भी इनकम में चली जाएगी। दूसरी बात भी समझ आ गई? बोलो। आखिरी बात आज की, ये नॉन मॉनेटरी ग्रांट है, लेकिन एसेट कौन सा है? डेप्रीशिएबल। एसेट कौन सा है? डेप्रीशिएबल। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एसेट ही नॉन डेप्रीशिएबल दे देती है गवर्नमेंट, जैसे लैंड। अब ऐसी सूरत में क्या करें? ऐसी सूरत में 2 सिचुएशंस हैं। पहली, लैंड जैसा नॉन मॉनेटरी एसेट देकर जो नॉन डेप्रीशिएबल हो, उस पे गवर्नमेंट ये शर्त लगा देती है कि आप कोई डेप्रीशिएबल एसेट इसके ऊपर कंस्ट्रक्ट करो। डेप्रीशिएबल एसेट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन इट। मिसाल के तौर पे लैंड दिया, प्लॉट, उन्होंने कहा इसके ऊपर फैक्ट्री लगाओ और 4-5 साल चलाओ। तो अगर नॉन डेप्रीशिएबल एसेट है और शर्त ये लगाई गवर्नमेंट ने कि इसके ऊपर आपने एक डेप्रीशिएबल एसेट कंस्ट्रक्ट करना है, तो फिर तो टेंशन फिर कोई नहीं है। वो जो ग्रांट रिसीव होगी, जब वो डेप्रीशिएबल एसेट कंस्ट्रक्ट होकर डेप्सिट होने लग जाए तो साथ साथ उस ग्रांट को भी इनकम में फेंकना शुरू कर दे। ये समझ आई बात? तो सिंपल ही हो गया। मसला सिर्फ रह जाता है तब जब नॉन डेप्रीशिएबल एसेट हो और ऐसी कोई बात भी ना हो। तो ये वो आखिरी सूरत है जिसमें हम मैचिंग कॉन्सेप्ट को छोड़ेंगे और कंडीशंस की तरफ चले जाएंगे। गवर्नमेंट ने कंडीशन जो लगाई है, जैसे जैसे वो मीट करें वैसे वैसे ग्रांट को इनकम में फेंके। वरना हम कंडीशन की बेस, मैंने कहा था पहले दिन रग पकड़ो, वो रग क्या है? मैचिंग कॉन्सेप्ट। जिस कॉस्ट से रिलेट करती है ग्रांट, उस कॉस्ट की एक्सपेंस होने की जो नेचर है, एक्सपेंस होने का जो पैटर्न है, उससे मैच करो ग्रांट का इनकम बनाना। ठीक है? तो इवन देखो, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट लैंड रिसीव हो गया, लेकिन उस पर अगर डेप्रिशिएबल एसेट बनाना है, शर्त लगा दी गवर्नमेंट ने, तो फिर छोड़ो लैंड को नॉन डेप्रिशिएबल। फिर ये कहो कि वो बिल्डिंग की मद में ही समझो ये लैंड मिला है, तो बिल्डिंग जैसे डेप्रिशिएट हो वो ग्रांट को इनकम बनाओ। आखिरी मसला ये होता है कि कभी कभी गवर्नमेंट कहते हैं ये पकड़ो जमीन आपकी हुई, लेकिन अगले 10 साल तक आपने यहाँ पे सिर्फ गंदम उगानी है, 10 साल से पहले आपको छोड़कर नहीं जाने देंगे। गंदम का जरा काल पड़ गया है, थोड़ी शॉर्टेज हो गई है, हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हम प्रोड्यूस करें, हम गंदम प्रोड्यूस करें, तो हम लैंड आपको दे देते हैं, बाकी सरदर्दी आपकी, आप उगाओ लैंड, लैंड के ऊपर क्या उगाओ, लैंड के ऊपर उगाओ गंदम। अब मसला क्या है? गंदम को डेप्रिशिएबल एसेट तो है नहीं, अब 10 साल की शर्त लगी हुई है, तो अगर ऐसी सूरत बन जाए तो फिर आप क्या करोगे? पहले दिन लायबिलिटी ही बनाओगे, हर साल शर्त पूरी होती जा रही है, 1 साल कम हुआ लायबिलिटी, 1 साल कम हुआ लायबिलिटी, कम इनकम 1 साल, यानी फिर आप कंडीशन की तरफ जाओगे। ठीक है? और सही है ना? वरना ऐसा करने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, ये बातें एक दफ़ा दोबारा सुनो, सारी बातें दोबारा सुनो। हमने बात की थी हफ्ते वाले दिन कि एसेट खरीदने के पैसे गवर्नमेंट दे देती है, तो हम कहते हैं ठीक है जी एसेट खरीदो,
एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, और गवर्नमेंट से पैसे आए कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट, या फिर उसको एसेट से भी नेट कर लेते हैं, वो तो हमने देख लिया था, वो तो मॉनिटरी ग्रांट थी, पैसे आते हैं। कभी कभी गवर्नमेंट नॉन मॉनिटरी ग्रांट भी दे देती है, यानी एसेट ही उठा के दे देते हैं। अब वो एसेट ये भी हो सकता है जी हम फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं, उन्होंने कहा वो प्लांट हमारे पास ही पड़ा, ले जाओ, एसेट ही उठा के दे दें, ठीक है। या ये लाइसेंस है, यहाँ पर आप माइनिंग करो, ये पकड़ो लाइसेंस है, ठीक है, तो डेप्रिशिएबल एसेट। इस तरह की कोई डेप्रिशिएबल एसेट दे दे फिर तो मसला ही कोई नहीं है, जैसे जैसे वो एसेट डेप्रिशिएट होगा वैसे वैसे ही ग्रांट को इनकम बना लोगे। लेकिन ऑप्शन है दोनों, नॉमिनल पे करो या फेयर वैल्यू पे। मसला सिर्फ तब आएगा जब नॉन मॉनिटरी एसेट हो और नॉन डेप्रिशिएबल भी हो। तो ऐसी सूरत में दो सिचुएशन हो सकती हैं, या तो उस नॉन मॉनिटरी एसेट, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट पर कोई डेप्रिशिएबल एसेट कंस्ट्रक्ट होना हो, तो फिर तो ज़िंदगी आसान ही है, बिल्कुल वैसे ही चलेगा। और खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात भी ना हो तो फिर आखिर में जाके कंडीशंस के साथ मैच करना, वरना कंडीशन मीट होना हम कभी भी साथ नहीं रखते होते, हम हमेशा रेलेवेंट कॉस्ट से मैच करते हैं। अब आप कहोगे ये कोई बात समझ नहीं आई, अब ये बात समझ आ गई यहाँ तक। आखिरी बात जो आपके ज़हन में नहीं भी आई तो मैं डाल रहा हूँ, वो क्या, मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट ने कहा आप यहाँ पे फैक्ट्री लगा रहे हो, ये पकड़ो प्लॉट ऑफ लैंड, इस पे बिल्डिंग बनाओ, बिल्डिंग के लिए भी ये पैसे पकड़ो थोड़े से हमारी तरफ से, 5 साल तक आपने यहाँ से निकलना नहीं। अब क्या 5 साल का इंतजार करें गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉर्ड करने के लिए? दिल में तो आती है ना कि 5 साल बाद ही रिकॉर्ड करें। IS-20 ने कहा नहीं, टेंशन ना लो, रिकग्निशन क्राइटेरिया जैसे IS-16 का होता था, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर प्रोबेबल, तो एसेट रिकॉर्ड कर लो। ऐसे ही IS-20 का भी रिकग्निशन क्राइटेरिया है, वो कहता है अगर ग्रांट के पैसे रिसीव हो गए हैं और आप रीजनेबल अश्योरेंस दे सकते हैं कि आप कंडीशन जो गवर्नमेंट ने अटैच की वो पूरी कर लोगे, तो आज ही रिकॉर्ड कर लो। वो अलग बात है, फिर आगे हम जाके अक्रूवल लगा देते हैं, हम कहते हैं आज ही सारी कैसे रिकॉर्ड कर ले, वो कहते हैं नहीं आज लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लो और फिर मैच करते जाओ उसको रिलेटेड कॉस्ट के साथ और इनकम बनाते जाइए। बात समझ आई है? तो शर्तों का तो पूरा होना वैसे ही गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉर्ड करने के लिए जरूरी नहीं है, वो तो रीजनेबल एश्योरेंस दे तो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो उसके बाद फिर हमने मैचिंग कॉन्सेप्ट की तरफ जाना है। मैचिंग कॉन्सेप्ट कोशिश करनी है, जिस रिलेटेड कॉस्ट के साथ ग्रांट रिलेट कर रही है उस जैसे जैसे वो कॉस्ट एक्सपेंस बने वैसे वैसे ही ग्रांट मिले। अगर कुछ भी ना हो सके तो एंड पे फिर कंडीशंस के बारे में सोचते हैं, जो कि मेरा नहीं ख्याल अभी तक कभी आया है इस तरह से। ठीक है, ओके, तो सही है, चलें अब। चलो फिर अब चलते हैं अपने सवाल की तरफ। किसी ने ये सवाल की चेंज नोट करनी है तो कर लें जो हमने चेंज की है। लाइफ 4 साल ली है, ईयर एंड है 31 दिसंबर जी। अगर नॉमिनल अमाउंट पे कर रहे हैं तो कुछ नहीं होगा, लोगों को नजर ही नहीं आएगा सिर्फ एसेट है। ऑप्शन है पर लोग ऐसा करते नहीं है। लोग चाहते हैं कि लाइफ में हमारे एसेट्स नजर आए। एसेट्स देखना आना तो अच्छी चीज़ होती है, लेकिन ऑप्शन है फिर उस वक्त भी कुछ नहीं करेंगे, फिर बारो बार ही, फिर जब आना कुछ नहीं तो जब एसेट है ही नहीं तो फिर डिस्पोजल का क्या रिकॉर्ड करोगे? देखो ना, अगर एक उस दिन इनकम रिकॉर्ड कर लेना, किस एसेट की है ही कोई नहीं, सिर्फ कैश आया, फिर सिंपल एंट्री बनेगी कैश डेबिट इनकम क्रेडिट। बात समझो, कोई एसेट क्रेडिट नहीं होगा, कोई अकोमोडेशन डेबिट नहीं होगी, एसेट तो था ही नहीं, कैश तो आ जाएगा ना। ये कैश आया कहाँ से आया? अल्लाह ने भेजा है जी, इनकम क्रेडिट। हाँ, और कैश डेबिट आप डबल एंट्री करना चाह रहे हो ना, कैश डेबिट हुआ, क्या क्रेडिट करोगे? एसेट डेबिट, एसेट क्रेडिट हुआ नहीं, अकोमोडेशन डेबिट हुआ नहीं, ये तो है, एसेट तो था ही नहीं, कैश तो आ गया ना, चुप करके इनकम बना लो यार, टेंशन किस बात की है? जिंदगी सुकून में भी कोई कोई होती है। तो जब रिकॉर्ड किया कुछ नहीं था, नॉमिनल अमाउंट कोई नहीं थी ना, रिकॉर्ड ही नहीं किया। जिस दिन आप बेचोगे उस दिन फिर जो कैश आया वो आपका। ठीक है भाई, FBR में बेटा तो वो सवाल बताएगा ना कि हमने ये एसेट बेचा। मैंने कहा डिस्पोजल के वक्त आपको कोई पैसे मिलने हैं, वो कैश डेबिट होना है, उसको इनकम बनाओ, कैश डेबिट इनकम क्रेडिट। एसेट में कुछ नहीं पड़ा होगा ना, तो एसेट क्रेडिट कुछ नहीं होगा, क्योंकि एसेट डेबिट भी नहीं हुआ था, और डेप्रिशिएबल है तो अकोमोडेशन भी क्रेडिट नहीं होती रहेगी, क्योंकि एसेट तो किताबों में था ही नहीं। तो फिर तो समझो एसेट बिका है तो कैश ही आया, तो उसको इनकम बना लेना, सिंपल सी बात है। जब एसेट खरीदते हुए जीरो पर आपने रिकॉर्डिंग ही नहीं की, एसेट है ही कोई नहीं, ना एसेट है ना डेप्रिसिएशन है, और फिर आगे जाके आपने बेच दिया, जिस दिन बेचा उस दिन एसेट, उस दिन कैश डेबिट और कोई एसेट क्रेडिट नहीं, कोई डेबिट ही नहीं हुआ था, कोई डेप्रिसिएशन भी नहीं हुई थी। तो जो कैश आया 10 रुपये भी आए हैं तो ये 10 रुपये प्रॉफिट एंड लॉस में आपकी अदर इनकम बन जाएंगे, दैट्स इट। ठीक है ना, आगे अल्लाह की तरफ से इनाम आया। IS-41 जाके पढ़ोगे आप एग्रीकल्चर, उसमें आप कहोगे जी भेड़ ने बचा दिया, भेड़ू आया,
अब वो पेडू आया तो पेडू डेबिट हो गया, अब किसको पैसे देने हैं? अल्लाह जी को। अल्लाह जी से तो इनाम आया तो उसी दिन इनकम रिकॉर्ड हो जाती है, तो आ गए बस अल्लाह की तरफ से पैसे। अब जी बेटा, जी बेटा, तो बेटा यही तो ऑप्शन है। तो बेटा 2000 पे किया है ना, अब स्टैंडर्ड ने एक ऑप्शन दिया, आपको नहीं पसंद तो आप ये कर लें, ग्रांट शो कर दें आप, ठीक है ना। ये तो ऑप्शन है, स्टैंडर्ड ने कहा नॉमिनल अमाउंट पे रिकॉर्ड करो, ग्रांट इनकम नजर नहीं आएगी, डेफर्ड ग्रांट और ग्रांट नजर नहीं आएगी, ऐसे भी 2000 पे नजर आएगा, ऑप्शन है। नहीं पसंद तो ये कर लो, इसीलिए तो ऑप्शन है। अकाउंट्स में नहीं पता चलेगा ना, इसमें यही तो मसला है, नहीं पता चलेगा। मैंने पहले ये एंट्री करते हुए, जिस वक्त आप सो रही थी उस वक्त मैंने ये एंट्री करते हुए बताया था कि यहां पर मैंने ये अल्फाज बोले थे, हमने ग्रांट को छुपा लिया, ये अल्फाज बोले थे हमने, यहां पर किताबों में दिखाया ही नहीं, वो नहीं ना पता, याद नहीं आ रही बात, इसीलिए जी हमने एसेट खरीदा 2000 में, यही रिकॉर्ड कर लिया, और कोई ग्रांट का चक्कर ही नहीं है। मैंने यही कहा था, ये अल्फाज मेरे यही थे कि हमने ग्रांट को छुपा लिया, छुपा लिया, नहीं है कोई ग्रांट, नहीं है, बस ठीक, नहीं दिल कर रहा, स्टैंडर्ड ने इजाजत दी हुई है, मुफ्त में चीज आई थी, मुफ्त में आई थी, नई इनकम रिकॉर्ड की, ठीक है, जिस दिन पैसे आ जाएंगे उस दिन इनकम बना लेंगे फिर। ओके, मत फजूल बहस में पड़ो, बस ये है सादा सी बात। नॉमिनल अमाउंट पे रिकॉर्ड कर सकते हो या फेयर वैल्यू पे, सवाल आपको बताएगा, आपने नहीं अज्यूम करना, सवाल आपको हमेशा बताएगा कि आपने जो नॉन मॉनिटरी ग्रांट रिसीव किया गवर्नमेंट से, उसको नॉमिनल अमाउंट पे रिकॉर्ड करना है या फेयर वैल्यू पे, ठीक है। और जो बात वो कहेगा वो आपने कर लेनी है चुप करके, ठीक है। सिंपल सी बात, दोनों एंट्रीज फिर बता दी हैं आपको। ओके, कौन सा सफे था सवाल? ये रहा, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनानी है, वो हमने बता दिया। बेहतर हो रही है तबीयत मेरी, बेहतर हो रही है तबीयत मेरी, दवाई ली है ना, पसीना आ रहा है ना उसकी वजह से, एसी नहीं चलाना है इधर, बेहतरीन हो रहा है काम, नहीं मतलब इतना चलता रहे ना हो के। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन्स टू नॉन करंट एसेट्स ऑफ बनी ईयर लिमिटेड लैंड इन जनवरी 19 गवर्नमेंट अलॉटेड अ पीस ऑफ लैंड टू बेल सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट बेल विल एस्टैब्लिश अ फैक्ट्री बिल्डिंग ऑन इट। शुक्र है कि नॉन मॉनिटरी एसेट है, लेकिन शर्त लगाई है उसने कि इसके ऊपर मॉनिटरी एसेट, वो इस पर डेप्रिशिएबल एसेट कंस्ट्रक्ट करना, तो इसलिए सुकून हो गया, आप रिकॉर्ड कर लेंगे डेफर्ड ग्रांट, और उसके बाद फिर जैसे जैसे वो फैक्ट्री बिल्डिंग डेप्सिट होगी वैसे वैसे उसको इनकम बनाते जाओगे, जब तक बिल्डिंग नहीं बनेगी तब तक लायबिलिटी नजर आएगी, आज नजर आएगी, ठीक है। अच्छा जी, द लैंड वॉज रिकॉर्डेड एट इट्स फेयर वैल्यू ऑफ 100। अब 1 रुपया नहीं पे किया, मैं ये तो समझा रहा थोड़ी देर पहले, 1 रुपया ना पे करो, 1 रुपया ना पे करो, और फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना चाहो तो एसेट तो डेबिट होगा कितने से? 100 से, ठीक है। अब आपको लगता है पर्चे में वो कहेगा कि हमने नॉमिनल अमाउंट पे रिकॉर्ड करना और कुछ करना ही ना पड़े आपको, इतना अच्छा नहीं है, यही करवाएगा, ठीक है। तो लैंड डेबिट, और हाँ मैक्सिमम मुश्किल ये हो सकती है जो मैंने बताया, कुछ पैसे दिलवा देगा, कुछ पैसे, तो एसेट फेयर वैल्यू से कुछ पैसे दिलवा के बाकी जो बच गए वो सारी ग्रांट इनकम है, डेफर्ड करोगे उसको और आहिस्ता आहिस्ता इनकम बनाओगे, ठीक है। तो लैंड डेबिट और डेफर्ड ग्रांट जो कि एक लायबिलिटी होती है वो क्रेडिट, ठीक है। अब ये लैंड डेप्रिशिएट होता नहीं है, ये तो वैसे ही पड़ा रहेगा। मसला है इस ग्रांट का, इसको इनकम में कब फेंकें? तो जब बिल्डिंग बनेगी उसके बाद डेप्रिशिएट होगी। और मजे की बात, सवाल कितने बच्चों ने ट्राई किया हुआ, ये सवाल ट्राई किया हुआ है, ट्राई, हाँ, जिन्होंने नहीं किया वो आज बस मौज करें, फिर वो पास होने वाली शक्लें नहीं है, मैं बता दूं, होमवर्क दे के भेजा था, पूरा लेक्चर मैं इस पर लगा रहा हूँ, मुंह उठा के आ जाते हैं। ऐसे आने से बच्चे पास नहीं होते बेटा, बच्चे पास नहीं होते ऐसे आने से, गिद्दड़ सिंगी थोड़ी ही होती है उस्ताद के पास, पढ़ना पड़ता है। फिर दोबारा ज़रा बता दें कितनों ने अटैम्प्ट किया है, देखें आधी क्लास है आप लोगों की आज, बाकी उन्हें नहीं किया, चलो अगली बार कर लेना, खैर है कोई बात नहीं, इस बार तो ऐसे पास होना नहीं, इस बार तो ऐसे पास होना नहीं, अगली बार पढ़ लेना फिर पास हो जाना, इस बार तो ऐसे 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 पढ़ के पास कोई नहीं होता, यानी कि ना पढ़ गए। अच्छा कहाँ थे हम, क्या बात कर रहा था मैं? हाँ मैं कह रहा था जिन बच्चों ने सवाल किया है उनको ये पता होगा कि बिल्डिंग 19 में बनी नहीं थी, CWIP था, तो वो डेप्रिशिएट नहीं हुआ होगा,
तो लैंड तो वैसे ही डेप्थ नहीं होना था, ग्रांट में से भी कुछ इनकम में नहीं जाना। अभी देखेंगे सारा कुछ करते हैं। ये बात समझ आई बेटा? आपको सवाल किया था आपने घर पे, ये बात समझ आई है मेरी? ठीक है। अच्छा, अब बिल्डिंग वाली एडजस्टमेंट जरा मुश्किल है, उसको एंड पे करेंगे। पहले लैंड को रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद प्लांट कर लेते हैं, फिर बिल्डिंग पे आ जाएंगे। आधा घंटा बिल्डिंग पे लगना है, ठीक है जी। तो ये एंट्री आप करवा दो, मुझे एंट्री करवा दो। नॉन करंट एसेट्स में लैंड डेबिट कितने से जी? मैंने बड़े कॉन्फिडेंस से इसको आउटर कॉलम में लिख दिया, क्योंकि इसने डेप्रिशिएट तो होना नहीं होता कि मैं कहूँ भी इनर कॉलम में लिखूंगा डेप्रिशिएट करना है। लैंड डेबिट और नॉन करंट लायबिलिटीज में डेफर्ड ग्रांट लैंड वाली ये क्रेडिट, ठीक है। अब 2019 में ये आई है, ओके। तो 2019 के लिए मैं एंट्री यहां पे, माना कि कोई इनकम नहीं बनी, लेकिन जरा तरतीब से चले ना, ठीक है, क्योंकि ग्रांट ने इनकम तो बनना है ना, लैंड तो डेफिसिट नहीं होना, इसलिए बाहर लिख दिया। लेकिन ग्रांट से तो इनकम में जा सकती है ना फिगर कोई ना कोई, तो फिलहाल मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। पहली एंट्री कैश डेबिट दिमाग, ये लैंड डेबिट, ये दूसरी एंट्री है। लैंड डेबिट दिमाग में, और नहीं कैश दिमाग में क्रेडिट। लैंड डेबिट कैश प्रेजेंट नहीं ना करते, तो लैंड डेबिट कैश दिमाग में क्रेडिट। दूसरी एंट्री कैश तो दिया ही नहीं, तो कैश दिमाग में जाने की जरूरत नहीं है। ये डबल एंट्री ही की है आपके लिए, डबल एंट्री ही की है। इधर देखो, लैंड डेबिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट, 1 रुपया नहीं पे किया। अगर कर देते तो फिर कुछ कमी आ जाती यहां पर, ठीक है। नजर आ रहा है सबको? ये 100 सबको नजर आ रहा है? लैंड डेबिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट, यहां तक कोई मसला? अगली बात, क्या लैंड ने डेप्रीशिएट होना है? अच्छा, नहीं होता लैंड डेप्रीशिएट। चलो, बिल्डिंग ने होना होगा और फिर प्लांट ने होना होगा, दोनों ही अगले साल जाके बनने हैं, ठीक है। चलो, उसके बाद ग्रांट इनकम की बात कर लेते हैं। और इसने तो इनकम में जाना होता है, सही है ना? और बोलो, हाँ वो बाद में बात करते हैं। बहरहाल इनकम तो बनेगी ना, ये तो नहीं कह सकते आप जैसे लैंड डेप्सिट नहीं होगा, ऐसे आप ये तो नहीं कह सकते कि ये ग्रांट इनकम नहीं बनेगी, बननी तो है, ठीक है। हाँ, वो अलग बात है कि ग्रांट इनकम रिलेटेड टू लैंड, अगर इसकी बात करें तो 2019 में कुछ भी नहीं करेंगे, 2019 में कुछ भी नहीं करेंगे। क्यों कोई बिल्डिंग ही नहीं बनी अब। लेकिन डबल एंट्री फिर भी करवा दो, जरा रिवाइज हो जाए। अगर ये ग्रांट इनकम में ट्रांसफर होती तो क्या एंट्री होती? डेफर्ड ग्रांट डेबिट 0, ग्रांट इनकम क्रेडिट। तो 2019 में 0 इनकम में गया। जब 0 इनकम में गया तो जितनी ग्रांट थी वो सारी की सारी लायबिलिटी में शो हो रही है, ठीक हो गया। ये पूरा ट्रीटमेंट आ गया। पहली एंट्री लैंड डेबिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट, दूसरी एंट्री डेफर्ड ग्रांट डेबिट इनकम क्रेडिट, लेकिन कुछ इनकम में गया नहीं, इसलिए जितनी डेफर की थी वो सारी की सारी 19 में मौजूद है। अब 20 में जाके बिल्डिंग बनेगी, बिल्डिंग बन के डेप्रिशिएट होगी, तो जितना अर्सा वो उतना अर्सा ही, तो ये 100 जैसा था वैसा ही रहेगा। अच्छा, ये 100 अगले साल भी ऐसे ही रहेगा। ये देखो, ये तो लैंड है, इसमें तो हमेशा ऐसे ही रहना है, ठीक है। लेकिन ये निकालनी पड़ेगी, क्योंकि 20 में बिल्डिंग ने बन जाना है। सवाल आपने देखा था, ठीक है ना। चलिए ले जी, लैंड की हद तक तो सब कुछ हो चुका है, डेप्रिसिएशन ऑफ लैंड होती नहीं है, ठीक है। यहां तक कोई मसला है तो बताएं, कोई मसला है तो बताएं। नहीं है? आगे चले। अब आ जाए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। हम जा रहे थे जी, असल में ना ये हम बलूचिस्तान के दूर जाके या फाटा में जाकर ये सेटअप लगा रहे हैं, तो गवर्नमेंट बड़ी खुश है, ठीक है। वो कह रही है कि बस लगा लो किसी तरह से जाके। तो उन्होंने कहा ये लैंड पकड़े, हमने कहा जी ठीक है। फिर उन्होंने कहा बिल्डिंग बनानी है, हाँ जी 200 उन्होंने वहाँ पे भी दिया था, ये 200 कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट करेंगे इंशाल्लाह। तो फिर एक दिन उन्होंने, हम देखा, हम जा रहे थे, रास्ते में गवर्नमेंट मिल गई। किधर? देखो, फैक्ट्री के ऊपर प्लांट नहीं लगाना, ज़मीन दे दी आपने, बिल्डिंग के लिए पैसे दे दिए, कोई इमदाद
प्लांट के लिए भी हो जाए अगर तो हैं। मैंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं है, 240 हमारी तरफ से, पूरे 240। अब सुनो, द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वॉज परचेज्ड ऑन 1 अगस्त 2020। ठीक है, इसकी एंट्री क्या होगी, प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट फॉर एट अ कॉस्ट ऑफ ₹420। लें जी, 420 आपका अपना नंबर, 420 डेबिट प्लांट क्रेडिट कैश। ये बिल्कुल वही वाला सवाल है जो हमने हफ्ते वाले दिन किया था। ठीक हो गया। आगे वो कहता है ₹240 मिलियन वॉज फाइनेंस थ्रू एन इंटरेस्ट फ्री लोन फ्रॉम गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने कहा ये 240 रुपए का लोन आप ले लो। हमने कहा जी ठीक है, एंट्री बनती है कैश डेबिट लोन क्रेडिट। साथ ही गवर्नमेंट ने जाते हुए कहा अगर तुम 4 साल तक यहाँ पे काम किया तो ये लोन तुम्हें माफ, फॉरगिवेबल लोन, फॉरगिव हो जाएगा। सुनो जाते जाते, द लोन विल बी फॉरगिवन। अब गवर्नमेंट के कान में क्या कहते हैं, द लोन विल बी फॉरगिवन इफ प्लांट इज ऑपरेटेड फॉर एटलीस्ट 4 years बाय घंटी। ठीक है, तो प्लांट 4 साल तक ऑपरेट हो तो ये फॉरगिव कर देंगे। अब गवर्नमेंट तो ये कह के चली गई और पीछे से आ गया IS-20। उसने कहा हाँ भाई क्या मामला हुआ। हमने कहा जी ऐसे ऐसे, वो कह रहे थे अगर 4 साल तक आप ऑपरेट करो तो ये माफ कर देंगे आपको जो लोन इन्होंने दिया है। IS-20 ने कहा तो तुम्हारा क्या इरादा है। हाँ जी हम 4 नहीं, हम तो अगले 40 साल भी यहीं पे हैं, कहीं नहीं जाते। आप तो 4 साल की बात कर रहे हैं, हम तो इंशाल्लाह यहाँ पे काम करेंगे। ठीक है, बड़ा पोटेंशियल है यहाँ पे, काम करेंगे हम। तो IS-20 ने कहा जब रीजनेबल एश्योरेंस दे सकते हो कि ये शर्त पूरी हो जानी है तो फिर तुम आज इसको ग्रांट को रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि ग्रांट रिकॉर्ड करने की रिकग्निशन क्राइटेरिया 2 शर्तें हैं। पहली, ग्रांट इज रिसीव्ड, रिसीव तो हो गई है, और कंडीशंस जो अटैच की हुई हैं वो फुलफिल कर जाओगे इसकी रीजनेबल एश्योरेंस, वो दोनों काम हो रहे हैं। तो हमने कहा आज इसको इनकम रिकॉर्ड ग्रांट रिकॉर्ड कर लो। तो हमने कहा अच्छा लोन को डेबिट कर दें, और सारी इनकम आज तो रिकॉर्ड कर नहीं सकते क्योंकि ये ग्रांट अगेन किसकी मद में है, प्लांट की मद में। तो प्लांट जैसे जैसे डेप्रिशिएट होगा ग्रांट वैसे वैसे इनकम में जाएगी, तो ये लायबिलिटी बन गई। अब ये काम ना हम ऐसे अलग अलग करने की बजाय अगर ऐसी बात सवाल में कह दे तो मेरे ख्याल में हम इसे स्किप कर सकते हैं। ये एंट्री खाम में कर रहे हैं कि लोन क्रेडिट करके फिर लोन डेबिट कर रहे हैं, तो हम सीधी ही बात ये कर देते हैं कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट। ये बात समझ आई, कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट क्यों कर दी। ये कैश को आज ग्रांट क्यों कह लिया, क्योंकि वो कह रहे थे ये लोन माफ कर देंगे अगर आप 4 साल तक यहाँ पे प्लांट चलाओ, और वो कह रहे हैं हम चलाएंगे, रीजनेबल एश्योरेंस दे रहे हैं, तो ठीक है फिर इनकम रिकॉर्ड कर लें, लेकिन डेफर्ड इनकम सारी की सारी आज प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं, रिकॉर्ड कर लें लेकिन डेफर करके आहिस्ता आहिस्ता इनकम बनाएं। तो 240 से कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट लायबिलिटी, ठीक है। और ये कौन सा साल है जी, 1 अगस्त 2020। ओह पहले साल में कुछ है ही नहीं, सुकून हो गया। चलो जी माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कुछ आया जी, क्या कुछ आया जी। सबसे पहले तो प्लांट आया, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ठीक है। ये प्लांट 20 में आया है और इसके साथ ही एक ग्रांट भी रिसीव हुई है प्लांट से रिलेटेड, ठीक है जी। अब 2019 में ये है ही नहीं, तो 19 क्यों लिखूं मैं, ठीक है। ये तो 2020 में ही आया, 2020 और 2020, इधर भी इंशाल्लाह 2020 आएगा, वो तो अभी हमने रोक दिया ना उसको, ठीक है जी। 2020 अब डबल एंट्री होनी है, लेकिन चूंकि डेप्रिशिएबल एसेट है तो आउटर कॉलम में अभी ना लिखना, डेप्रिसिएशन भी तो इसकी करनी है प्लांट की, और फिर डेफर्ड, क्योंकि इसी साल में ये आया और रेडी है, बस चल रहा है। 6 महीने 7 महीने 5 महीने जो भी चलेगा, जितना अरसे चलेगा वो डेप्रिशिएट होगा और उतने ही अरसे की इनकम। ये आसान एडजस्टमेंट है, सबसे पहले ये करनी चाहिए थी। खैर चलो, लैंड वाली बात में पहले समझा के आ रहा था, नॉमिनल अमाउंट वाली और वो फेयर वैल्यू वाली, इसलिए पहले वो करवा दी। खैर ऐसे पर्चे में जो आसान हो सबसे पहले उसको पढ़वा दो। 420 अपने नंबर की एंट्री बताओ, अपने नंबर की एंट्री बताओ, सारे पास होने वाले बता दो, बाकी रहने दो। प्लांट डेबिट 420 से और डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट नहीं, 2 एंट्रीज हैं। ये वो पहले दिन वाली क्लास है जो हफ्ते को पढ़ी। तो प्लांट अलग से, प्लांट डेबिट दिमागों में कैश क्रेडिट,
और दूसरी तरफ कैश दिमागों में डेबिट। एक्सट्रैक्ट्स में कैश ना शो करते, कैश दिमागों में डेबिट और डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट 240। डन। अब ये प्लांट यकम अगस्त 2020 को आया। ये देखो यकम अगस्त 2020 को आया और आखिरी पॉइंट के अंदर उन्होंने लिखा हुआ था, पहले ये वाला पॉइंट पढ़ें, बल्कि ये तीनों पॉइंट्स ही पढ़ने पहले जरूरी होते हैं। आपने घर पे पढ़ा था इसलिए मैंने नहीं पढ़ाया। क्या कहते हैं जी, बेल यूजेस कॉस्ट मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ पीपीई। शुक्र है। ऑल गवर्नमेंट ग्रांट्स आर रिकॉर्डेड एज डेफर्ड इनकम, यानी एसेट में से नेट नहीं करते, एक ऑप्शन था ना, बल्कि उनको ये सवाल मैंने कहा सारी बातें बताया करता है। ऑल डेफर्ड ग्रांट्स आर रिकॉर्डेड एज डेफर्ड इनकम, ऑल ग्रांट्स आर, ठीक है, एंड अ पार्ट ऑफ इट इज ट्रांसफर टू इनकम ईच ईयर। ये डायरेक्ट अप्रोच है, ठीक है। और अगली बात, यूजफुल लाइफ ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैव बीन एस्टिमेटेड एट 25 एंड 10 साल। अब हम प्लांट की बात कर रहे हैं, 10 साल इसकी जिंदगी है। तो किस दिन आया ये यकम अगस्त 2020 पे, तो 5 महीने डेप्रिसिएशन आएगी इसकी। तो प्लांट 2020 में सिर्फ डेप्रिशिएट हो रहा है, ठीक है जी। अब कितनी कॉस्ट है प्लांट की, 420 डिवाइडेड बाय 10, लेकिन ये पूरे साल की डेफिनेशन आनी है इनटू 5/12 जी। 17 इधर ना, 17 इधर, इधर कुछ नहीं है, इधर तो था ही नहीं, 2019 में तो ये था ही नहीं, ऐसे ही है ना, ठीक है। तो एक मिनट जी, तो कितना जी 17.5। देखना सारे बच्चे, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन या एसेट जो भी कह लो क्रेडिट। इधर ना, इधर 19 में ना, 19 में ना, इसमें था ही नहीं, 402.5। लो जी, एसेट हो गया डेप्रीशिएट और रोने की आवाज आने लग गई। डेफर्ड ग्रांट, उसको इनकम में डालना है। अब सेम बेसिस है, बस एक बार ये सोचने की जरूरत थी, सुकून से इधर आओ। और ग्रांट इनकम लैंड वाली तो अभी आई कोई नहीं, ठीक है, वो जब आएगी तब देखेंगे। ग्रांट इनकम ऐसे ना करने यार, जरा जगह ज्यादा हो जाती है वर्किंग के लिए। ग्रांट इनकम रिलेटेड टू लैंड, ये हुई थी ना 0, ऐसे ही है। और ऐसे ही ग्रांट इनकम रिलेटेड टू प्लांट, ठीक है जी। 2020 के लिए कितनी है, अब देखो ये प्लांट नहीं है, वो ग्रांट इनकम लेकर आनी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो 420 ना फिर फाड़ लेना, पसंद का नंबर आपका 240। अब देखो आगे सेम बेसिस, 10, ये सोचना भी नहीं है, मैचिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। डिवाइडेड बाय 10 इंटू 5/12 जी। यहां पर 10 ना, वो तो था ही नहीं, प्लांट तो 19 में था ही, टेंशन। लैंड वाली ग्रांट इनकम इसलिए नहीं बनी क्योंकि बिल्डिंग अभी नहीं बनी, लेकिन प्लांट तो था ही नहीं, ये ग्रांट भी थी ही नहीं 19 में, इसलिए सुकून से इधर 0 लिखो। हाँ इधर बताओ 10 रुपए, और इधर नहीं, डबल एंट्री इधर तरतीब से बोले जी। एंट्री डेफर्ड ग्रांट डेबिट 10 से, ग्रांट इनकम क्रेडिट 10 से, ठीक हो गया। ये बच गया इधर ना, इधर, अच्छा सॉरी, आप बताते रहेंगे मुझे क्या गलती होनी है मेरी जी, ठीक हो गया। प्लांट से रिलेटेड कुछ भी नहीं बचा, प्लांट इज 100% कंप्लीट। कोई चीज है तो देख लो, 19 में था नहीं, 20 में प्लांट से रिलेटेड बस यही कुछ है। क्वेश्चन कोई, चले जी, रह क्या गया फिर, बस बिल्डिंग। जी ऑन यकम मार्च 19 बेल स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग। 19 में शुरू हुआ है काम। लेटर ऑफ लोन रिसीव, वर्क स्टार्टेड, फर्स्ट पेमेंट करने की जरूरत है, फर्स्ट पेमेंट भी उसी डे पर है। स्पेसिफिक लोन तो हमारे सवाल में है ही नहीं, ये सोचने की जरूरत ही नहीं थी। जनरल लोन्स हो तो लेटर ऑफ वाला सीन ही नहीं होता, बल्कि डेट ऑफ पेमेंट फ्रॉम जनरल लोन से सिजेशन क्या होती है, वर्क कंप्लीशन तक, ठीक है ना। पहले ईयर एंड आ जाए तो रोकनी पड़ता है हर चीज को, ठीक है। तो डेट ऑफ पेमेंट, तो भाई जाग जाओ जरा, भाई जाग जाओ जरा,
अच्छा, जज़ाकल्लाह। थोड़ा सा कोई हिलजुल कर लो, एसी तेज करवाऊँ? एसी? अच्छा अच्छा जी, यकम मार्च 19 में काम शुरू हुआ, कंस्ट्रक्शन वॉज कंप्लीटेड ऑन 30 जून 20। देखो भाई हमारा ना साल, ये हमारा जो हमारे 2 साल का सवाल है ना, तो ये कंस्ट्रक्शन भी 2 साल पे फैली हुई है। ये है 31 दिसंबर 19 और ये है 31 दिसंबर 20। यहाँ पर कहीं यकम मार्च पर शुरू हो रहा है काम, हमारा साल ख़त्म हो जाता है बीच में, काम चल रहा है और काम जाकर 30 जून पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है ना? तो ये सारा अरसा यहाँ से लेकर यहाँ तक कंस्ट्रक्शन जारी रही है। ये कहानी है असल। ठीक है ना? ये 2019 का साल है पहले वाला और ये 2020 का साल। ठीक है? ओके, चलो। अच्छा, द कंस्ट्रक्शन वर्क वॉज कंप्लीटेड ऑन 30 जून 2020। पेमेंट्स रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री वर एज फॉलोस। इसमें सस्पेंशन भी डाल सकता था पर उसने माफ कर दिया आपको। पेमेंट्स हुई हैं 4। और पेमेंट से तो वैसे भी हमें सरोकार नहीं होता, लेकिन सिंपल रखा है उसने सवाल को, बहुत सिंपल सा दूर दूर करके उसने रखा हुआ है। पहली 2 पेमेंट्स हमारे पहले ईयर एंड में हो रही हैं और अगली 2 पेमेंट्स अगले ईयर एंड में। ठीक है ना? तो ये चारों पेमेंट्स होने के बाद बिल्डिंग तो कंप्लीट हो जाएगी ना, क्योंकि बिल्डिंग तो इसी साल में कंप्लीट हो गई है। ठीक है ना? और बोला उसने 30 जून 20 पे कंप्लीट हो जानी है। और आखिरी बिल, लास्ट बिल लिखा भी है साथ उन्होंने, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। लास्ट बिल, और वो भी पे कर दिया हमने यकम जुलाई 20 को, तो मतलब फिर सारा कुछ हो गया होगा, तो लास्ट बिल पे किया ना। कोई रिटेंशन मनी, कोई एडवांस चक्कर ही कोई नहीं था, सिंपल सी एडजस्टमेंट थी। टोटल कितना बनता है वैसे? टोटल कितना बनता है इसका? 600 पूरा 600? अच्छा 600, यानी बिल्डिंग ने तैयार होकर 600 का बनना है। लेकिन प्यारे बच्चों, पहले साल के एंड पे 600 नहीं होगा, पहले साल के एंड पे कुछ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस होगा और उसमें कुछ अरसे की बोरिंग कॉस्ट भी ऐड होगी और दूसरे साल फिर ऐसे ही काम चलेगा। ठीक है, चलो। द प्रोजेक्ट वॉज फाइनेंस थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ 200 मिलियन रिसीव्ड ऑन यकम फरवरी 19। Unused funds from government grant were invested in a saving account at the rate of 8% per annum. अब ये एक नई मुसीबत है, लेकिन उससे पहले ज़रा मुफ्त के नंबर ले लें। कैश डेबिट, डेफर्ड ग्रांट, क्रेडिट, ये एंट्री तो कर लें। 19 में आ गई थी ये ग्रांट, ये एंट्री कर सकते हैं, बोलो। ठीक है, तो आसान वाले नंबर लेते हैं। डेफर्ड ग्रांट रिलेटेड टू बिल्डिंग, 2019 में एंट्री करनी है जी। तो 2019 में बोलें जी, कैश डेबिट, डेफर्ड ग्रांट, क्रेडिट 200 से। अब ये ग्रांट भी बिल्डिंग से रिलेटेड है और बिल्डिंग 19 में बनी नहीं। जब बनी नहीं तो कोई डेप्रिसिएशन भी नहीं, तो फिर कोई ग्रांट भी इनकम में नहीं जाएगी। ठीक है, खैर हम लिख तो लेते हैं। बिल्डिंग 19 में, इधर देखो 0, बल्कि एंट्री बोलो, डेफर्ड ग्रांट डेबिट 0 से और ग्रांट इनकम क्रेडिट 0 से। वो तो 20 में जाकर कहीं बिल्डिंग कंप्लीट होगी तो वहीं पे जाके फिर इसने लैंड वाली ग्रांट ने भी, और यानी कि इनकम बनना शुरू ही नहीं हुई 19 में कोई चीज। एक ग्रांट आई ही 20 में थी और बाकी 2 ग्रांट्स जिस कॉस्ट की मद में आई थी वो डेफिसिट होना शुरू ही हो रही हैं 20 में। तो 19 में कोई इनकम नहीं बनी। कॉन्फिडेंटली लिख दिया मैंने तीनों के आगे 0। ठीक है, अच्छा चलें। तो बिल्डिंग, ये डेफर्ड ग्रांट ऑफ बिल्डिंग डेबिट 0 से और ग्रांट इनकम क्रेडिट 0 से, तो इसका मतलब ये 200 पर ही नजर आ रहा है। जब तक कैप्शन शुरू नहीं होगी, ये 2 साल चलता रहता प्रोजेक्ट, अगले साल भी खत्म ना होता, ये 200 ऐसे ही 200 नजर आता, कुछ भी इनकम में ना जाता, क्योंकि रिलेट जिस कॉस्ट से कर रहा है वो डेप्शन होना शुरू होगी तो ये इनकम में जाना शुरू होगी। क्लियर? अच्छा चलो, आसान वाले नंबर मिल गए हमें। अब
शुरू करते हैं अगला काम। हमें चाहिए वर्किंग तो अभी तक कोई नहीं ना की, वर्किंग तो अभी तक कोई नहीं की। कॉस्ट ऑफ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 31 दिसंबर 2019 पर। क्या कुछ आता होता है जी इसमें? कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, मैथ ही नहीं आ रही, बोरोइंग कॉस्ट्स आ रही हैं, ठीक है। इंशाल्लाह 20 के लिए भी यही काम करेंगे, प्रोजेक्ट तो चलना है ना आगे भी, फिलहाल 19 की बात कर लें, थोड़ा सा और इधर। अच्छा बच्चों, अब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में ये दो बिल 19 के साल में आ रहे हैं, तो 130 जमा 190 ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बनेगी नहीं बनेगी? 130 जमा 190 ठीक हो गया, 320। एक काम कर लें, अभी से कर लें, बाद में फिर। अच्छा जी, कितना है जी? 120 कैसे बना है? 320 130 जमा 190, ठीक है। और बोरिंग कॉस्ट जो कैपिटलाइज होने वाली है वो निकालेंगे हम अब वर्किंग नंबर 2 करके, यहां पे वो ऐड हो जाएगी और हमारे कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस की कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप अपनी तरतीब से सवाल करते जाओ, मार्क्स आपको देता है। सवाल को देख के परेशान होने वालों को कुछ नहीं मिलता, वो कहते हैं पता नहीं अब इसका क्या करना है, ये क्या। भाई जैसे सिखाया वैसे ही करो, देखो मैं उसी तरतीब से चल रहा हूं, ठीक है। वर्किंग नंबर 2 में हमने निकालनी है बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज, और ये होगी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 19। ऐसा ही है? मैं लिख रहा हूं, आपने नहीं लिखना। कि नंबर 1 पे आती है लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, आपने इसलिए नहीं लिखना क्योंकि ये है नहीं था सवाल में, ठीक है। नंबर 2 पे आता है इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन्स, और लेस इन्वेस्टमेंट इनकम, और तीसरे नंबर पे इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन्स। अब प्यारे बच्चों, पागल खानों, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस कोई नहीं थे, कोई स्पेसिफिक लोन भी कोई नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट इनकम का भी कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि ये इन्वेस्टमेंट इनकम का कॉन्सेप्ट सिर्फ स्पेसिफिक लोन पर अप्लाई होता है। उस वक्त गवर्नमेंट ग्रांट नहीं थी, लेकिन मैंने यूं बात बताई थी, इक्विटी ओनर घर से पैसे ज़्यादा ले आए, बिल्डिंग के लिए लाए, आपने अलग रखे हुए हैं, वेले पड़े हैं, कहीं इन्वेस्ट कर दिया, इनकम कमा ली, बिल्कुल कमाओ, आपकी ही इनकम है, बस उसको लेकर जाओगे अदर इनकम में, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, यहां माइनस करने की इजाजत नहीं। बात समझो, दोबारा सुनो। ओनर घर से इक्विटी ले आया, मैंने कहा था ना कि ये जगा दे साथ वालों को, बड़ी अहम बात कर रहा हूं। मैंने आपको कहा था कि इन्वेस्टमेंट इनकम कॉन्सेप्ट सिर्फ लगता है स्पेसिफिक लोन पे, कोई स्पेसिफिक लोन में से कोई सरप्लस बचा पड़ा हो उसको इन्वेस्ट करके जो इनकम आए उस पर, जो यहां पे माइनस हो सकती है, और कोई इन्वेस्टमेंट इनकम यहां बोरिंग कॉस्ट वाली वर्किंग में माइनस नहीं हो सकती। हां, अगर आपने कमाई है तो आपकी ही इनकम है, अदर इनकम में ले जाओ प्रॉफिट एंड लॉस में। ये बात की थी। फिर मिसाल दी थी ऐसे कि इक्विटी है, ओनर घर से पैसे ले आए, बिल्डिंग में सारा इस्तेमाल नहीं हुआ, वेला पड़ा है, इन्वेस्ट करना है करो, इनकम कमाई है कमाओ, लेकिन उसको अदर इनकम में लिख सकते हो, यहां माइनस करने की इजाजत नहीं है। ऐसे ही गवर्नमेंट ग्रांट,
आपको गवर्नमेंट ग्रांट के पैसे रिसीव हो गए, बिल्डिंग के लिए हुए, आपने अलग रखे हुए। सरप्लस पड़ा था, आपने इन्वेस्ट कर दिया, बिल्कुल करो। इन्वेस्टमेंट इनकम कमा ली, बिल्कुल कमाओ, बस उसको लिख लो यहां पे अदर इनकम में, उसे यहां पे माइनस करने की इजाजत नहीं। बैलेंस के कॉलम में जो इनकम का बैलेंस निकलकर इनकम निकलती है वो माइनस सिर्फ उस सूरत में होगी अगर वो बैलेंस स्पेसिफिक लोन का होगा। ठीक है, सही है ना? तो इसलिए मैंने यहां पर 0 लिख दिया। हाँ, जनरल लोन के ऊपर इंटरेस्ट ने आना है और फिर यहां पर हमारी टोटल कॉस्ट आ जानी है। ठीक हो गया जी? बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज। अच्छा, ऐसे ही एक और वर्किंग करता हूं मैं, और वो होगी अगले साल की बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 20। इसमें भी मैं दोबारा लिख रहा हूं, आप तो बिल्कुल नहीं लिखेंगे, लोन प्रोसेसिंग, ताकि मैं आपको ये बता सकूं वही काम था जो आपने पढ़ा हुआ है, कोई नई चीज नहीं थी, बल्कि उल्टा ये 2 चीजें लिखनी ही नहीं थी ऊपर वाली, सिर्फ तीसरे वाला सिर्फ एक ही लिखना था डायरेक्ट। अभी काट दूंगा इसको, आपने ही पर्चे में लिखना था, सिर्फ जनरल लोन लिखना था आपने। ठीक है, कुछ नहीं। फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन्स नहीं है, लेस इन्वेस्टमेंट इनकम, अब तो बैलेंस ही नहीं बचना इस साल में आके। बहरहाल इन्वेस्टमेंट इनकम ये भी नहीं है, यहां तो कुछ था ही नहीं, तो ये तीनों चीजें लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। फिर सिर्फ क्या लिखना था आपने, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन्स। ओके, इधर देखो, कोई नहीं, सिर्फ ये लिखना था। ठीक है जी, ओके, सिर्फ ये पर्चे में, सिर्फ ये। ओके, ठीक है। चलो, यहां से हमारे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन आएगा, टोटल बोरिंग कॉस्ट निकालेंगे और फिर इसको जाकर वहां पे ऐड कर रहे होंगे, दोनों साल में ऐसे ही होंगे। ठीक है। अच्छा, अब वैसे तो स्पेसिफिक लोन नहीं है, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट ग्रांट ने भी यूज होना है और सरप्लस ने इन्वेस्ट होना है, इन्वेस्टमेंट इनकम तो निकालनी है, सिर्फ जान छूटती नहीं है। ऐसे इनकम स्टेटमेंट उसने मांगी हुई थी, तो अगर इन्वेस्टमेंट इनकम है निकालनी जरूर पड़ेगी, नहीं माइनस करने की इजाजत बोरिंग कॉस्ट की वर्किंग में से ना करें, अदर इनकम में तो लेनी है। ठीक है, तो रिसीट पेमेंट मैं इधर बना देता हूं, इजाजत है? तो वर्किंग नंबर 4 में रिसीट पेमेंट स्केड्यूल बनेगा, डेट, डिस्क्रिप्शन, कोई स्पेसिफिक लोन नहीं है, जो चीज हो सिर्फ वही लिखो, यहां जगह भी कम है। गवर्नमेंट ग्रांट और जनरल लोन और बैलेंस, ऐसा ही है। तो हेलमेट सही करने दो मुझे। गवर्नमेंट ग्रांट, जनरल लोन्स और बैलेंस। इतना सिंपल था कि नंबरिंग की भी जरूरत नहीं है, सामने नजर आ रहा है। ये इतनी सी तो एडजस्टमेंट है सारी। जनरल लोन पे तो डब्बा लगा देते थे ना, याद है ना? ये सारा जो मैं इसको पढ़ ही नहीं, लिफ्ट ही नहीं करा रहा, क्योंकि आपको पता है जनरल लोन में से पूरी बातों में से तो सिर्फ क्या निकलता है, रेट। हाँ, बैलेंस शीट बनानी है तो अगर क्लोजिंग वगैरह देखा तो वो भी उठा के लिख देंगे, ये कल ही बता दिया था। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहली चीज है, यकम फरवरी को ग्रांट रिसीव हुई, फिर यकम मार्च, यकम अगस्त, यकम जनवरी, यकम जुलाई 4 पेमेंट्स हुई। तो ये 5 ही चीजें हैं, लिख लेते हैं इनको। यकम फरवरी 2019 पर ग्रांट रिसीव हुई 200, और ये ग्रांट वेली पड़ी रही पूरा 1 महीना। बैलेंस में से इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट इनकम को यहां नहीं लेकर जाएंगे, ये तो है ही नहीं, बल्कि अदर इनकम में लिख देंगे। ठीक है, ओके। बाद पहली पेमेंट हुई यकम मार्च 2019 पर, फर्स्ट बिल पेड, कितने बच्चों? 130 का बिल पे हुआ, 70 बच गया बैलेंस में। तो 20 मिलियन, सॉरी 200 मिलियन 1 महीने के लिए इन्वेस्टेड रहेगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड बिल है 1 अगस्त को 190 का, तो यकम अगस्त
19 पर सेकंड, बातें मत करें बेटा, सेकंड बिल पेड, और ये वो बिल है जिसको ब्रैकेट में लिखते होते हैं हम लाल मार्कर से, मैं भूल गया था। कितना बिल है जी? 190 का। कितना गवर्नमेंट ग्रांट का बैलेंस अभी बचा पड़ा? तो 70, ये गया 0 हो गया, बाकी 120। तो ये भी पता लग गया कि किस दिन तक इन्वेस्ट रहा। इसके बनाने का फ़ायदा ये हो गया, ये पता लग गया कितना अरसा ये बैलेंस अवेलेबल रहा, ठीक है। और दूसरा, जिस दिन पेमेंट हुई है वो दिन जनरल लोन का पता लग गया, वो अमाउंट भी पता लग गई, ठीक है। माना कि उसके बाद बीच में ईयर एंड आना है, लेकिन मैंने आपको पहले ही सिखाया था कि आप इकट्ठा ही रिसीट पेमेंट बनाएं, याद है? ग्रेनाइट कॉर्पोरेशन, याद है? वो तो उसमें मैंने कहा था आपको कि किसी दिन आपको ना वो एसेट की कॉस्ट निकाल के दूंगा, वो किया नहीं। तो इस सवाल में वही काम आ रहा है, तो फिर आप देख लोगे, आप जो वहाँ से खाना तो यहाँ सीख लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद यकम जनवरी 2020 पर थर्ड बिल पेड 180 का, और लास्ट बिल पेड यकम जुलाई को है। मेरा नहीं ख्याल इसको लेने की ज़रूरत है, क्योंकि 30 जून पे सिजेशन हो रही है, उसके बाद की पेमेंट्स को लेने की ज़रूरत, क्योंकि हमने डेट ऑफ पेमेंट से सिजेशन तक जाना होता है, वो तो डेट ऑफ पेमेंट से भी आगे चला गया। तो इसका मतलब सिर्फ एक और लिख लें, थर्ड बिल यकम जनवरी वाला 180, और आपका रिसीट पेमेंट कंप्लीट है, ठीक है। अब 5 मिनट का सवाल है, लेकिन हम 10-15 मिनट अभी भी लगाएंगे तसल्ली से, सुकून से। जी बच्चों, गवर्नमेंट ग्रांट 19 के साल में वैली रही कुछ अरसा, तो इन्वेस्ट हुई, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट इनकम बोरिंग कॉस्ट में लेस नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ सरप्लस ऑफ स्पेसिफिक लोन माइनस करने की इजाज़त है अगर इन्वेस्ट हो तो उसकी इनकम, ठीक है। बाकी आप बेशक इन्वेस्ट करें, आपकी ही इनकम है, बस इधर माइनस ना करें, ये बात समझा करें, है आपकी ही इनकम, बस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, एसेट की कॉस्ट में से माइनस करने की बजाय आप इनकम बना रहे हैं, ठीक है। तो 2019 में, ये 3 ही है ना, कुछ चौथी तो नहीं, 2019 में यहां पर आपने इन्वेस्टमेंट इनकम निकालनी जी। इन्वेस्टमेंट इनकम 2000 सिर्फ 2019 में आनी, लिखने की भी जरूरत नहीं, लेकिन चलो 200 इंटू 8% सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट करके 8% पे उन्होंने कहा है इनकम कमानी है आपने, तो 8%, लेकिन ये 200 अवेलेबल रहा यकम फरवरी से यकम मार्च तक, सिर्फ एक दिन, एक महीना, सॉरी एक दिन कह रहा हूं, एक महीना, तो इंटू 1/12 प्लस, नहीं इकट्ठा, प्लस 70 भी तो अवेलेबल हुआ, इंटू 8% इंटू ये अवेलेबल हुआ यकम मार्च को, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 5 महीने ये अवेलेबल रहा, 5/12। जी बोले, इधर दोबारा मुझे लिखवा दें, इधर से लिखते हैं 200 इंटू 8% इंटू 1/12 प्लस, ये नजर आ रहा है एंड वालों? नहीं तो सुन लो ध्यान से, 70 इंटू 8% इंटू 5/12, फिर सुन लो जिनको नजर नहीं आ रहा, 200 इंटू 8% इंटू एक महीना अवेलेबल था 1/12, और 70 इंटू 8% इंटू 5/12। बातें मत करो यार आपस में, सेकंड लास्ट रो वाला भाई भी और लास्ट रो वाला भाई भी, ठीक है जी। कितनी इनकम आई? 3.67 एसेट की कॉस्ट में से माइनस नहीं करना आपने, इनकम आपकी है। और 20 में कितनी होगी? तो बैलेंस ही नहीं बचना, 20 तक आते आते 19 में खत्म हो गया बैलेंस, सरप्लस कुछ नहीं बचा, ठीक है जी। तो उस वक्त ग्रांट इनकम नहीं थी, आई ना, आज आ गई तो बता दी है, लेकिन ये इसलिए कर रहा हूं कि आपको आसानी से ये फिगर्स मिल जाए, मत लिखो, जबानी कर लो, कर सकते हो, 2 बैलेंस के कॉलम बना लो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना। अगर आप एक ही बैलेंस बना रहे हो ना, तो जब तक ग्रांट इनकम का बैलेंस अवेलेबल रहना है बेटा, इधर सुनो, तब तक इनकम निकलेगी, अदर इनकम में आएगी, वहां नहीं जानी, ठीक है ना। अगर डेफर्ड ग्रांट नहीं आए, कोई और चीज आ जाए, तो प्रॉफिट एंड लॉस बनाने लगो तो बैलेंस में, अगर प्रॉफिट एंड लॉस ना बना रहा तो बैलेंस में कुछ ना लिखता,
अगर मुझे सिर्फ कहता ना CWIP कॉस्ट निकाल दो या बोरिंग कॉस्ट निकाल दो तो क्या करता मैं बैलेंस कॉलम में 0 लिख देता। मैं कहता कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने वहां पे जाना ही नहीं। तो थोड़ी सी बात समझने में से ना कॉमन सेंस भी यूज करते हुए हम थोड़ा बहुत आगे बात आ जाए तो उसको ग्रैब करें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने ये बात कही हुई है क्लास में कि बैलेंस कॉलम में सिर्फ स्पेसिफिक का बैलेंस आता है। तो आज क्यों लिखा? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस बनाना था, मजबूरी है, ठीक है ना, वरना ना लिखते, वही बात पे कायम रहते। ओके चलें जी। कहानी यहां तक पहुंच गई है। हमने पहले साल की कॉस्ट CWIP की निकालनी, ठीक है। पहले साल की CWIP कॉस्ट निकालने के लिए ये दोनों तो एसडी कॉस्ट में, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में ऐड कर चुके हैं। अब बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होने वाली निकालनी है और जनरल लोन में से सिर्फ एक पेमेंट हुई है 120 रुपए की, यकम अगस्त 19 पर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। तो यहां पे आए हम इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन में, यहां पर हमने 120 मिलियन लिखा। रेट का अभी पता नहीं था लेकिन 5/12 होगा ये पता चल गया, ठीक है। अब आए इस पॉइंट 2 को पढ़ने, क्योंकि अब हमें क्या चाहिए? रेट। उससे पहले तक हमें इसकी कोई परवाह नहीं थी, अब क्या चाहिए? रेट। लो जी, द प्रोजेक्ट वॉज फाइनेंस थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट 200 की। आगे बात, विदड्रॉल्स फ्रॉम फॉलोइंग रनिंग फाइनेंस फैसिलिटीज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैंक ए एंड बी। रेलेवेंट डिटेल्स आर एज अंडर। बैंक ए वाला रनिंग फाइनेंस यकम जनवरी 19 को ऑब्टेन किया था। बैंक बी वाला यह तो 19 में है ही नहीं। आपने खुदारा काट नहीं देना इसको, मैं कह रहा हूं कि अभी 19 के साल के लिए आपने इसको नहीं देखना, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, ठीक है ना। वरना ये बिल्कुल रेलेवेंट है अगले साल में, ये नहीं करना, आपने क्रॉस नहीं करना, ये सवाल गलत खराब हो जाएगा आपकी किताब में। मैं कह रहा हूं 19 के साल में इसको मत देखो, ठीक है। अब 19 के साल में तो सिर्फ एक ही रेट है, एक ही लोन है, तो ये रेट गिवन तो है, कोई एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, वैसे 20 वाली फिगर्स को तो काट दो ना, फिलहाल हमारे सामने सिर्फ ये 3 चीजें हैं, एक रेट, दूसरा क्लोजिंग बैलेंस और तीसरा मार्कअप फॉर द ईयर, ठीक है। एवरेज बैलेंस उन्होंने दिया ही नहीं है हमें। अगर एवरेज बैलेंस देते तो शायद हम एवरेज बैलेंस को यूज करते हुए 22 बटा एवरेज बैलेंस करके रेट निकाल लेते, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने वो नहीं, रेट ही दे दिया। लोन भी एक ही है तो कोई एवरेज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो ये तो कर लें जी। 12% ही रेट है तो इनटू बगैर किसी कैलकुलेशन के इनटू 12%, आंसर इज 6। और यही टोटल हो गया और यही टोटल यहां पे चला गया और ये 326 हो गया, ठीक है। ये 326 जो है ये CWIP ऑफ बिल्डिंग है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ बिल्डिंग। और ये 2019 की बात हो रही है भाई। वर्किंग नंबर 1 से हमने ये निकाला है, कितना है? 326। समझ आया? कॉस्ट थोड़ा सा ये इस तरफ आ गया, इस तरफ कोई मसला तो नहीं हो रहा? इसको इधर लिख दूं, चलेगा काम? चलो, और कोई चीज रह तो नहीं गई? इधर देखो, कंप्लीशन तो अगले साल में। इधर देखो, इधर देखो, 31 दिसंबर 19 पर क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंसेस जाते हैं, कल बताया था। अगर क्लोजिंग बैलेंस सवाल में दे दे और बैलेंस शीट हो तो ये क्लोजिंग उसमें लिख देना, ये मुफ्त का नंबर गवाना नहीं है। तो करंट लायबिलिटीज में आकर आपने रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी हमेशा आपने करंट लायबिलिटीज में शो करनी होती है। बताया था आपको, कितना जी? 250, ठीक है। यहां तक को मसला। बाकी उसने कहा कि पूरे साल का मार्कअप 22 है, इस लोन का पूरे साल का इंटरेस्ट कितना है? 22। तो ये 22 प्रॉफिट एंड लॉस में भी शो करेंगे। 22 प्रॉफिट एंड लॉस में पूरा एक्सपेंस शो करेंगे ना। यहां मैं आके लिखूंगा इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल बोरोइंग्स, पूरा लिखूंगा ना जी। कितना है पूरा? कितना टोटल? 22 लिख दो यहां पे। 22 का एक्सपेंस लिख दूं? क्यों नहीं लिख सकता? 22 का टोटल एक्सपेंस है जो बैंक को देना है। इसमें से
6 रुपए का तो एसिडी कॉस्ट में, यानी कि 22 की एंट्री सारी की एंट्री इंटरेस्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कैश क्रेडिट नहीं की हमने 6 की एंट्री पास की है CWIP डेबिट कैश क्रेडिट, और बाकी कितना बचता है 16 की एंट्री करेंगे हम इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। ठीक है, तो आप इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल बोरोइंग्स निकालना चाहें तो 2019 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 22 टोटल बोरिंग कॉस्ट है इस लोन की। एक ही लोन था ना हमारे सामने, तो ठीक है, टोटल बोरिंग कॉस्ट एक ही लोन था ना, 20 में तो दूसरा नहीं था ना, तो 22 का टोटल मार्कअप है इसका, जिसमें से 6 एसिडी कॉस्ट में ऐड हो गया, तो बाकी कहां जाया करता है, प्रॉफिट एंड लॉस में। ये जा रहा है, आज सब कुछ आज नजर आ रहा है इस सवाल में, इसलिए अच्छा सवाल कहता हूं इसको मैं। तो ये कितना आ गया जी, 60। डन। 19 के साल में अब कुछ भी नहीं बचा, देख लो कोई चीज रहती है तो, कुछ भी नहीं बचा। समझ आ रही है सबको? चले जी, अगले साल पे चलते हैं। अच्छा जी, अब एक अहम बात, कपास के काश्तकारों के नाम अहम पैगाम। ये जो 120 मिलियन यहां से निकला था जनरल लोन से, ये अभी भी तो निकला हुआ ही है। असल रूल तो ये है कि डेट ऑफ पेमेंट फ्रॉम जनरल लोन से लेकर वर्क कंप्लीशन तक का इंटरेस्ट एसेट की कॉस्ट में ऐड करना है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट यही है ना, कि अगर ये पैसे इस बिल्डिंग में ना लगते तो कहीं और लगते। अब चूंकि बिल्डिंग में लग गए हैं तो जितना अरसा बिल्डिंग बनती रहे उतने हिस्से का इंटरेस्ट इसमें ऐड करना है। अब ये पेमेंट हुई है 1 अगस्त को, 5 महीने को आपने इंटरेस्ट को, 5 महीने के इंटरेस्ट को तो एसेट कॉस्ट में 19 में ऐड कर दिया, लेकिन अगले साल के 6 महीने भी तो ये बिल्डिंग बन रही है, और ये 120 तो उस जनरल लोन में से इस्तेमाल हुआ ही हुआ है, तो ये इस जनरल लोन के 6 महीने अगले साल में भी आपने बोरिंग कॉस्ट में ऐड करने थे। क्योंकि असल उसूल क्या है, असल उसूल असल में स्टैंडर्ड ने ये कहा हुआ है कि डेट ऑफ पेमेंट फ्रॉम जनरल लोन से वर्क कंप्लीशन, बीच में अगर ईयर एंड आ जाए तो हमें आर्जी तौर पे उसको रोकना पड़ता है, क्योंकि ईयर एंड पर सब रुक जाता है। ठीक है, लेकिन जब आगे चलेगा तो फिर तो सबसे पहले ये 120 मिलियन आएगा। रेट की बात अभी करते हैं, और 6/12 क्यों, क्योंकि 31 दिसंबर 19 तक तो हो चुका था, अब 1 जनवरी 20 से 30 जून 20 तक भी कंस्ट्रक्शन होती रही है, तो उस अरसे का इंटरेस्ट भी एसिडी कॉस्ट में ऐड होना है, यहां से निकाल के ऐड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेमेंट 180 की है। अब ये 1 जनवरी से 30 जून तक आनी है, तो इसके भी 6 महीने ही हैं। ठीक है, तो ये 180 इंटू पता नहीं इंटू 6/12, तो बस अब रह क्या गया, सिर्फ रेट निकालना। ठीक है, रेट निकल आए तो अब 1 मिनट का काम है, इंटू 6/12 इंटू 6/12। पहला सवाल, इधर कौन सा रेट लगेगा, पुराने साल वाला 12%, पुराने साल वाला 12%। बेटा ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है, ये कौन सा कोई इंटरेस्ट असल में इतना हम पे कर रहे होते हैं बैंक को, हम तो सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं ना, कि ये पैसे अगर बिल्डिंग में इस्तेमाल ना होते तो कहीं और हो जाते। तो पूरे साल का एक एवरेज रेट निकाल के उसी पर कैपिटलाइज करना होता है, स्टैंडर्ड ने ये कहा हुआ है। अब जब अगले साल में आएंगे तो अगले साल के अंदर वो पुराने वाला 12% रेट अब रेलेवेंट नहीं रहा है, वो पिछले साल का एवरेज था। इस साल का एवरेज रेट अलग होगा और इस साल उसको निकालेंगे हम, तो दोनों के लिए वही इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, तो आ जाए रेट निकाल लेते हैं। ओपन करें इस बक्से को, ठीक है, और अब ये देखो, ये मैंने 20 की चीज़ें कहकर गायब कर दी थी, अब 19 वाली गायब कर देते हैं, अब रह क्या गया 20। ठीक है, अब दोनों रेट्स हम ऐसे यूज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि असल में ना
जो रनिंग फाइनेंस होता है उस पे रेट निकालना वैसे बड़ा मुश्किल हो जाता है, एक्सपेंस निकालना मुश्किल हो जाता है, डेली बेस पे होता है ना, सवाल खुद निकाल देता होता है, ठीक है। एवरेज आउट करना है तो ये तो है बैलेंस आउटस्टैंडिंग, 350 और 200 जो है ये तो बैलेंस आउटस्टैंडिंग है, जिसने कहाँ नज़र आना है, बैलेंस शीट में, इसका तो कोई लेना देना नहीं है जी। हाँ, करंट लायबिलिटी में हमें क्या चाहिए इस वक्त, हमें इस वक्त चाहिए एवरेज बैलेंस, यानी लोन आउटस्टैंडिंग जिसको कहते थे, और ये हैं एवरेज बैलेंसेस, ठीक है। इन दोनों का सम कर दें, ठीक है, 450, ये 450 लोन आउटस्टैंडिंग आ गया, और ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है, ऐसे गुस्से से, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है 36 और 21, टोटल कितना बनता है 57, इन दोनों को भी टोटल करें तो ये वो मार्कअप आ जाएगा, ठीक है, कितना 57। रेट निकालना है एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट, तो 57 डिवाइडेड बाय 450 इंटू 100 इज इक्वल टू, ठीक है, ये 12.67% जो है ये वो एवरेज रेट है जिसको आपने यूज करना है फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटलाइजेशन, ठीक है जी, डन, ये समझ आया। ये दोनों फिगर्स मैंने यूज कर ली टोटल करके, ठीक है। अब रह सिर्फ एक ही चीज गई है फिलहाल, वो है बैलेंस शीट में क्लोजिंग ले जाना, और फिर अगला काम तो आपको पता ही है, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी टोटल में से जितना कैपिटलाइज हो गया बाकी सारा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, ठीक है। तो 12.67 रेट को पकड़ा, बस यही तो रह गया था, यहाँ पे आके आपने लिखा 12.67% और 12.67%, टोटल आंसर आ गया 19, यही, ठीक है, ये 19 यहां पे आ गया, ठीक है। अगली चीज, अगले साल में ये दो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इनकर हुई हैं 180 जमा 100, तो 180 जमा 100 कितना बन गया 280, और ये बन गया 299, ये है कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। ये गलती हो सकती थी, ये इसके लिए मैंने वो ग्रेनाइट कॉर्पोरेशन में ना एसिड की कॉस्ट निकलवानी थी, लेकिन रह गई थी, तो चलो मैंने कहा यहाँ कर लेंगे। देखो बच्चों, पिछले साल के एंड पे 326 रुपए की बिल्डिंग बन चुकी थी, ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऐड हो चुकी थी, ये गारा मिट्टी सीमेंट बजरी सरिया रेत ये लग चुके हुए हैं, मजदूरों की मजदूरियां दे चुके हैं, इतनी बिल्डिंग की कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड है, वो आप भूल ही गए हो। तो सबसे पहला काम जो होता है वो आपने इस क्लोजिंग कॉस्ट को ओपनिंग बनाना था, ठीक है। तो यहां पे मैंने लिख दिया ओपनिंग, ओपनिंग CWIP कितना है जी, जो क्लोजिंग होता है अगले साल ओपनिंग बनता है 326, और फिर ये जगह इसलिए छोड़ दी मैंने 625, ये है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कॉस्ट। अच्छा वैसे ना इधर देखो, ये कितना कितना जी, ये 625 यहां पर नजर आएगा 30 जून की शाम को, लेकिन उसी दिन आप इसको यहां से क्रेडिट कर दोगे और बिल्डिंग में डेबिट कर दोगे, इसलिए मैं इसको शो नहीं कर रहा, तो सही है ना। ये CWIP आया ना, बोलो यहां पे आ गया। अब 30 जून की शाम को ये कंप्लीट हो गया, इसको करो क्रेडिट, और इसको करो क्रेडिट, और बिल्डिंग को कर दो डेबिट 2020 में कितने से 625 से। तो ये शायद समझ ना आया आपको कि यहाँ पे ये जीरो हो जाना है, ठीक है, और वो बिल्डिंग में चला जाना है। अब समझ आइए ये बात, मैंने दो स्टेप्स को एक में कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पे CWIP को रखता, फिर उसको क्रेडिट करके बिल्डिंग में ट्रांसफर करता, इसको जीरो ही कर दिया, सीधा बिल्डिंग लिख लिया, कोई मसला। अब बस सारा कुछ तो हो गया है, इसको भी करते चलें भाई। ये क्लोजिंग 350 और 250 टोटल कितना बनते हैं जी, 550 डायरेक्ट लिख लो, समझ ना आए तो ये आपके लिए 350 और 200 ये दोनों मिलकर बने, और टोटल एक्सपेंस कितना था, मार्कअप कितना था 2020 का
57। मार्कअप ऑफ 2020 57 था, जिसमें से 19 को आपने कैपिटलाइज कर दिया, तो फिर 57 में से 19 तो एसिडी कॉस्ट में ऐड हो गया, बाकी 38 का एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में नजर आएगा। ठीक है, अब सब कुछ हो गया है, बिल्डिंग तैयार है, कह रही है मुझे डेप्रिशिएट करें, लेकिन एक दफा आखिर में जाकर पढ़ लें, मेरी लाइफ है 25 साल, भाई ने 50 साल बोला, मेरी लाइफ है 25 साल, ठीक है जी। और सवाल खामोश है तो स्ट्रेट लाइन ना, ठीक है, खामोशी है ना, हाँ, सिर्फ उसने कहा सब्सिक्वेंट मेजरमेंट मॉडल से कॉस्ट है, ठीक है। तो मेथड से डेप्रिशिएट करना है, लाइफ कितनी है 25 साल। अभी तो देखना जरा, बिल्डिंग 2020 में कितनी है जी, 600 डिवाइडेड बाय इनटू 30 जून पे बनी है तो 6/12। और सुनी गई ओना दी, सुनी गई उनकी, इसकी भी सुनी गई, इसकी भी सुनी गई, सही है ना। खैर चलो, ये डेप्शन एक्सपेंस कितना है जी 2019 का, 19 में कुछ नहीं होना था, एसेट ही नहीं था, इसलिए तो इनकम कुछ नहीं बनी थी, ठीक है ना जी। 12.5 से डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्शन या एसेट जो भी क्रेडिट कर दें 612.5, और इधर कितना आएगा, कुछ भी नहीं। अब जनाब मौजे, जैसे ही ये बिल्डिंग डेप्रीशिएट हुई वैसे ही रोने की आवाजें यहां से आ रही हैं, लैंड वाली डेफर्ड ग्रांट और बिल्डिंग वाली डेफर्ड ग्रांट अब कह रही है हूं भाई साडा भी कुछ करो। उसने कहा बिस्मिल्लाह जी जरूर करेंगे, ठीक है। आप अभी तक 100 पे ही हैं, उसने कहा हाँ जी। और आप अभी तक 200 पर ही हैं, उन्होंने कहा हाँ जी, कुछ गया ही नहीं था इनकम स्टेटमेंट में। हमने कहा मसला ही को नहीं है, अभी देख लेते हैं। लैंड वाली ग्रांट 100 रुपए थी, बस ये लिखना है, बाकी तो सेम, ये डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 6/12 2 नहीं ऐसे नहीं, एंट्री बोलो, 2 रुपए बनते हैं। डेफर्ड ग्रांट डेबिट 2 से और ग्रांट इनकम क्रेडिट 2 से, और ये बन गया 98। ये ठीक हो गया। नेक्स्ट, बिल्डिंग वाली ग्रांट कितनी है जी 200, सेम बेसिस ये वाली डिवाइड बाय 25 इंटू 6/12 कितना बनता है, 4 ही बनेगा, डबल हो गया ना। अभी तो देखो, डेफर्ड ग्रांट डेबिट, ग्रांट इनकम क्रेडिट, और यहां पे बच गया 196। सवाल खत्म। बहुत ही मजे का सवाल है, मुझे बहुत पसंद है ये सवाल, क्योंकि इसके बाद आप लोगों का लेवल अच्छा हो जाता है। कौन सा बेटा, ये बेटा 2020 का टोटल मार्कअप कितना था, 2020 में टोटल खर्चा इंटरेस्ट का कितना है, लोन ए और लोन बी का मिला के 57, बैंक को 57 दिए, जिसमें से 19 डेबिट किए हैं एसेट में, तो बाकी 38 डेबिट कर दिए प्रॉफिट एंड लॉस में, जिस तरह पिछले साल में किया। बेटा असल में आप यहां पर लिख लो, अब जुबानी करते हैं, पेन दूर है, ये देखो यहां पे आप 1 जुलाई लिखोगे और 100 लिखोगे, फिर 100 को यहां लेकर जाओगे और 1 जुलाई 20 से 30 जून 20 तक इंटरेस्ट कैपिटलाइज कर लो -1 डे का। हाँ जी चला गया है, जाएगा क्या मतलब, चला गया है। टोटल 57 में से 19 कैपिटलाइज हो गया, बाकी सारा प्रॉफिट एंड लॉस में तो पड़ा हुआ है। और जी ठीक है जी, इस सवाल को दोबारा कीजिएगा, पिछली क्लास में तो मैं बताना भूल गया उन्हें, चलो रहने ही दो फिर, ठीक है। लेकिन बेटा याद नहीं करना होता सवाल को, कॉन्सेप्ट्स को याद करना होता, यानी कि जितनी बार सवाल करो उसमें जो कॉन्सेप्ट है ना, जो उसूल है, उसे रिवाइज करो। तो एक बार नहीं होता, अगर एक सवाल को 2 बार भी करोगे तो कॉन्सेप्ट ही रिवाइज होगा, सवाल को कभी भी याद ना करना। ओके, होमवर्क के अंदर क्वेश्चन बैंक 3 और 4 और 5 हैं, और सारे MCQ लाजमी कर लीजिएगा। बोरिंग कॉस्ट के, जिंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।